आज हमारे साथ एक ऐसा चेहरा है जो बिहार में इन दिनों काफ़ी फेमस चल रहा है और तेजस्वी को लेकर और एक कंट्रोवर्सी आ गई है सारिका पासवान को लेकर, उससे काफ़ी विवाद में है। इसके अलावा एक मंच भी चलाते हैं भूयार ब्राह्मण एकता मंच, और खुद की पार्टी थी, अभी भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। राजनीति की शुरुआत इन्होंने जीरो से की थी। पहले आर्मी में थे, बाद में वहाँ से जॉब से रिटायरमेंट लेकर राजनीति की शुरुआत किया। काफ़ी स्ट्रगल्स इनको झेलना पड़ा और आज अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि राजनीति में आने का क्या कारण था और आगे क्या क्या ये बदलाव करना चाहते हैं और इनके संघर्ष के पीछे की क्या कहानी है। तो बहुत सारी बातें करेंगे हम। सबसे पहले हम लेते हैं उस कंट्रोवर्सी से जो आजकल चल रही है। स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है, आपके फ़ोटो को दिखाया जा रहा है और सारिका पासवान को लेकर आपने कुछ कहा था, थोड़ा उस पर क्लियर करेंगे कि क्या मैटर है। देखिए, संक्षेप में बताना चाहेंगे और बहुत ज़्यादा उस पर हम स्पष्टीकरण या सफाई देने के मूड में नहीं है, इसलिए क्योंकि रामकृष्ण को मानने वाले देश में हम पैदा लिए हैं, रामकृष्ण को आदर्श मानते हैं, तो इस देश में शूर्पणखा, ताड़का और पूतना जैसे राक्षसों के लिए कोई मतलब दिल में जगह नहीं होनी चाहिए और कोई उनका वध करने पे कोई अफसोस नहीं होनी चाहिए। ये बात है तब की जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा उनसे और कहा कि पटना में पोस्टर लगा है कि मेरा बाप चोर है, आप मुझे वोट दो। तो होता है ना कि हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाना। सवाल कुछ और था और वो हत्यारा तो अपराधी मुर्दाबाद किसी और को कहने लगी। भाई, सबसे बड़ा हत्यारा जो इस पार्टी में है उस पार्टी के मुखिया है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी उस पार्टी के मुखिया है, सबसे ज़्यादा नरसंहारी उस पार्टी के मुखिया हैं, सबसे ज़्यादा व्यभिचारी उसी पार्टी में लोग हैं, सबसे ज़्यादा महिलाओं का अपमान उस पार्टी ने किया है। तो ये दूसरे समाज के जो सम्माननीय महापुरुष हैं या जो समाज जिस व्यक्ति को अपना आदर्श मानता है या रक्षक के रूप में देखता है, उस पर ये टिप्पणी करने का अधिकार इनको किसने दिया? तो इसका मतलब है कि जानबूझकर ये भेजा गया था तेजस्वी यादव की तरफ से कि भाई इस तरह का स्टेटमेंट दो, ताकि उस वर्ग के लोग जो उनको एक सम्मान की नज़र से देखते हैं उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो फिर तुम्हारे ऊपर जब तुमको जवाब देंगे तो फिर तुम छाती पीटना कि हम तो महिला हैं, हम तो दलित हैं, हमारे साथ अत्याचार हुआ। तो ये प्री प्लान था, ये सारा कुछ प्री प्लान था। तो जैसा कि उम्मीद थी, लोगों का कड़ा प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रहा था। और मैं था मधुबनी में एक कार्यक्रम में, और मधुबनी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में एक दो लोग और एडमिन हैं जो ऑफिशियल अकाउंट है, जो मेरी गैर मौजूदगी में, मेरी गैर हाजिरी में या वो लोग अपडेट करते हैं। तो हमने कहा था कि कड़े शब्दों में इसका प्रतिकार होना चाहिए, लेकिन शब्द थोड़ा ज़्यादा कड़ा था। और मुझे किसी ने कॉल किया, हमारे एक मित्र हैं गौतम जी, उन्होंने कहा कि सर ये थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ लग रहा है और ये मुझे नहीं लगता है कि आपके द्वारा लिखा गया है। हमने खोल कर देखा, 20-25 मिनट पहले वो पोस्ट डाले गए थे, मैंने तुरंत डिलीट किया और मुझे लगा कि ये कहीं से भी सभ्य समाज में शोभनीय नहीं है एक महिला के प्रति। तो हमने तुरंत एक खेद प्रकट करते हुए एक पोस्ट डाला और उसमें कहा कि भाई ये मानवीय भूल हमारे आईटी टीम के लोगों की तरफ से हुई है, जिसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं और भविष्य में हमारी टीम के लोगों की तरफ से इस तरह की ओछी टिप्पणी नहीं की जाएगी। लेकिन सारिका पासवान को, लेकिन तुरंत ही 2 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं, चूँकि आपने कहा कि बताएं इसलिए मैं थोड़ा सा संक्षेप में। हाँ, तो तुरंत ही हमने उसको डिलीट किया और ये पोस्ट किया। अब इनको लग गया भाई, चूँकि ये लगातार फॉलो कर रही थी मोहतरमा हमारे आईडी को, इनको लगा कि अच्छा खासा मौका मिला था मुझे विवाद बढ़ाने का और खुद को चेहरा चमकाने का। ये तो मौका ख़त्म हो गया, ये तो बंदा भाई माफ़ी लिख दिया कि भाई हम तो इसके लिए खेद प्रकट करते हैं, अब क्या करें। बावजूद इसके लाइव आकर तुरंत वो मेरे पोस्ट डालने के तुरंत बाद डिलीट करके जो हमने वो खेद प्रकट किया, उसके बाद
22 मिनट तक इन्होंने अपने मन से भड़ास निकाला, जो भी निकालना था। पूरे राजद परिवार उसमें जुड़ा। हमने मीसा भारती जी को के बारे में पता चला कि वो लगातार कंटिन्यू 22 मिनट तक वहाँ जुड़ी रही। इसका मतलब कि सब कुछ प्लान्ड था। और फिर भी हमने कहा कि चलो भाई, मेरे टीम के लोगों से गलती हो गई, हमने खेद प्रकट कर लिया। बावजूद इसके इनको ठेस पहुंची होगी, इन्होंने अपनी भड़ास निकाली। मुझे लगा मामला ख़त्म होगा। लेकिन सुबह जब ये गई FIR करने मेरे खिलाफ SC ST थाने में, जबकि वो एक्ट मेरे ऊपर मेंटेनेबल नहीं होता, इसलिए चूंकि हमको उनको जाति सूचक कभी कोई बात नहीं कही या उस जाति की वजह से नहीं कही। उनके जगह पर शर्मा सिंह, तिवारी, मिश्रा, यादव कोई होते, और यदि समाज के किसी भी सम्माननीय व्यक्ति या महापुरुष या जो इस धरती पर हैं या नहीं है उनके प्रति टिप्पणी करते तो उनको जवाब मिलता। वो जाति की वजह से नहीं ऐसा हुआ। लेकिन वहाँ जब SC ST एक्ट के तहत मुझ पर मुकदमा दर्ज करवाई, उस एक्ट का दुरुपयोग की, और उसके बाद वहाँ 5-7 मीडिया वालों को बुलाकर मेरी माँ, मेरी बहन और मेरे ऊपर जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उसने किया, वो कहीं से भी माफ़ी के लायक तो नहीं था। और उसके बाद फिर हमारे समर्थक भी उनके खिलाफ टिप्पणी करने लगे, उनके पक्ष में भी कुछ लोग आए। लेकिन मुझे तब मैं धन्यवाद देता हूँ खासकर पासवान समाज के लोगों का, दलित समाज के लोगों का, जिन्होंने इस ताड़का रूपी सारिका को पहचाना। और इन्हीं के समाज वालों ने लाइव आकर वीडियो बना बनाकर इनका विरोध किया कि तुम तेजस्वी के इशारे पर, तुम लालू प्रसाद के इशारे पर हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रही हो, तुम अगड़ा पिछड़ा और अगड़ा दलित करवाना चाहती हो, तुम भूमिहार पासवान करवाना चाहती हो, और ये कभी हम लोग नहीं होने देंगे। तुम्हारे जैसे लोगों की स्वीकारता हमारे समाज में नहीं है। तुम हमारे नेता चिराग पासवान को भी नुकसान पहुंचाना चाहती हो, तुम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को नुकसान पहुंचाना चाहती हो, तुम सबकी बेइज्जती की हो, तुम हमारे नेता चिराग पासवान जी की भी माँ को गाली दी हो, तुम भारतीय जनता पार्टी के सब नेताओं को गाली दी हो, तुम एक दलित मंत्री अशोक चौधरी जी की बेटी जो सांसद है खुद उनको गाली दी हो, पासवान समाज के अरुण भारती जी जो सांसद हैं उनको गाली दी हो, किसी को नहीं छोड़ा इसने। और ये पूरी तरह से जब बहिष्कृत हो गई, इनके हस्बैंड ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि ये तो इतनी बचलन है, उन्होंने 50 वीडियो शेयर किया। बोले देखिए क्या स्थिति है, घर में कैसे बदतमीजी करती है, कैसे गालियाँ देती है। तो पूरा का पूरा परिवार और पूरा का पूरा समाज इस ताड़का रूपी सारिका से त्रस्त था। और इसको बोलने की आदत है, ये बदजुबान है, ये कुछ भी बोलती है। ये जब तक किसी को भला बुरा नहीं कहेगी, गाली नहीं देगी, तब तक इसको पचेगा नहीं खाना। और इसीलिए राजद ने इसको रखा है कि भाई जिसको गाली दिलवाना हो तो गाली दिलवा दो। ये बोल देंगे कि भाई तो महिला है, दलित है, उसका फ़ायदा उठाते हैं लोग। और वही लेकर घूम रहे हैं तेजस्वी जी, प्रिंट निकलवा के, तो भाई मढ़वा के रख लीजिए ऑफिस में, रोज़ देखिएगा। पहले इस प्रकार के सुर्पनखाओं पर कार्रवाई कीजिए जो समाज में घूम घूम कर सबके माँ का अपमान कर रही हैं, सबको गालियाँ दे रही हैं, इन पर कार्रवाई। एक तरफ आप उनको सुपनेखा बोल रहे हैं, सुपनेखा, और दूसरे तरफ एक इंटरव्यू में आपने उनको बहिला कहा, बहिला महिला है वो। तो ये बहुत मतलब बहिला इसलिए कहा जाता है, बहिला हमारे यहाँ कहा जाता है जिसका कोई लोक लाज लज्जा नहीं हो, जिसके पाँव में कोई बेड़ियाँ नहीं हो। महिलाओं के पाँव में बेड़ियाँ होती है ना भाई। एक कहा तो जाता बहुत है बड़ा आपत्तिजनक शब्द है। कहा जाता है कि भाई घर में महिला मतलब कि घर की इज्जत, जो घर से बाहर निकल गई, जो दूसरे की माँ बहन एक कर रही है, जो अपने पति को रोज गाली दे रही है, जो पति को इतना भद्दी भद्दी गाली दे रही है। सारा वीडियो सार्वजनिक है, सब चल रहा है सोशल मीडिया पर। जो अपने समाज के सबसे बड़े नेता के माँ को गाली देती है, वो जो किसी को भी गाली, तो उसको क्या कहा जाएगा? उनको सीता से तो तुलना नहीं कर सकते, उनकी तुलना रुक्मिणी और राधा से तो नहीं कर सकते, उसकी तुलना बहिला से ही कर सकते हैं, उसकी तुलना ताड़का से ही कर सकते हैं, उसकी तुलना सुपनेखा से ही कर सकते हैं। और वो हैं इसी लायक। हो सकता है कि जिस तरह आप ये सब बोल रहे हैं, बहिला, सुपनेखा, बहिला शब्द थोड़ा अपने आप में एक मायने रखता है कि हो सकता है कि महिला मोर्चा वाले आपके ऊपर आकर फिर से धरना प्रदर्शन करने लगे, फिर एक और केस आ जाए। भाई अब यदि राक्षसों के बचाव में पार्टी उतर जाए तो उस पार्टी का नैतिक पतन ही है ना।
यदि किसी राक्षसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के बचाव में उसकी पार्टी खड़ी हो जाए तो उस पार्टी का नैतिक पतन है, तो करने दीजिए विरोध। आपने उनके ऊपर कोई केस किया कि नहीं, क्योंकि आपके ऊपर एसएसटी लगा, तो आपने उसके विरोध में कुछ केस किया या फिर नॉर्मल छोड़ दिया? हमने हमारी माताजी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने, हमारे बहन के खिलाफ करने और हमारे खिलाफ करने के लिए हमने मानहानि के तहत एक मुकदमा दर्ज कराया है और पटना में ही कराया है उनके खिलाफ। अभी आप बीजेपी में हैं, तो बीजेपी की तरफ से आपको सपोर्ट किया गया है इस सारे शब्द को लेकर? नहीं, बीजेपी में तो हम अब आए हैं, बीजेपी में तो हम पिछले हफ्ते आए हैं, तो अभी ये घटना तो पुरानी है। तो अभी इसकी तरफ से मतलब बीजेपी की तरफ से सपोर्ट मिला है कि हाँ, अब जिस तरह बयान आ रहा है आपका भी उनका भी, तो इसमें सपोर्ट मिला है इनकी तरफ से? नहीं, इस बयान से यदि उसने व्यक्तिगत मेरी माँ को गाली दी है, यानी व्यक्तिगत मेरे ऊपर टिप्पणी की है, तो इसमें पार्टी की तरफ से हमको क्या सपोर्ट चाहिए? और भाई हम सक्षम हैं उनको जवाब देने के लिए, हम सक्षम हैं उनसे समझने के लिए। क्योंकि हो सकता है कि अभी लोगों के मन में आएगा कि आप बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो नहीं, आप इस पार्टी चीज़ का को इससे मुद्दा लेकर आप बोल रहे हैं। पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है और पार्टी मुझे कुछ नहीं कही है। मेरे व्यक्तिगत मेरे माताजी के ऊपर अच्छी टिप्पणी की गई, मेरे ऊपर किया गया, मेरे मान सम्मान के साथ खेला गया, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उन पर हमलावर हुआ और मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे समझने के लिए, उनको जवाब देने के लिए सक्षम हूँ। ये मतलब इलेक्शन कार्ड कुछ नहीं है सर, व्यक्तिगत सब कुछ चल रहा है। इलेक्शन कार्ड का इसमें क्या मतलब है? ये घटना तो 3 महीने 4 महीने पहले की है, उस समय तो इलेक्शन की चर्चा भी नहीं थी। हाँ, राजद वालों ने इलेक्शन का ही मुद्दा बनाने के लिए इस महिला को आगे किया था। तेजस्वी यादव को लेकर आप कई तरह के बयान दे रहे हैं, उनके जाति को लेकर, तो ये बड़ा मतलब अपने आप में फिर से एक नया विवाद आ सकता है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जाति, मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं होता, कभी नहीं। देखिए, जाति हम कौन सी जाति में पैदा लेंगे ये हमारा चॉइस नहीं है ना, ये भगवान का चॉइस है, ऊपर वाले की मर्जी है कि हम कौन से कुल में, कौन सी जात में पैदा लेंगे। और हर व्यक्ति को, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो भूमिहार हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो रजवार हो, चाहे वो कोई कुर्मी हो या कोई भी हो, भाई भगवान ने सबको 2 हाथ 2 कान 2 पैर देकर भेजा है, एक माथा देकर भेजा है। सबको अपनी जाति पर गर्व करना चाहिए, जो जिस कुल में है। कोई ऐसा जाति नहीं है जिस जात में विद्वान नहीं पैदा लिए, कोई ऐसी जाति नहीं है जिस जाति में वीर नहीं पैदा लिए, कोई ऐसी जाति नहीं जिस जाति में देशभक्त नहीं पैदा लिए। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी जाति के उस तरह के महापुरुषों को सम्मान देते हुए अपनी जाति पर गर्व करें। हाँ, मैंने ये कहा था कि ये जो ढोल पीटते हैं कि हम यादव हैं, दरअसल वो गडेरिया हैं, और पढ़े लिखे यादवों ने हमें बताया है कि लालू प्रसाद यादव जी यादव नहीं है, वो गडेरिया है। क्योंकि गलेरिया जो आप बता रहे हैं, क्योंकि ये पूरे राजनीतिक करियर पर एक बड़ा धब्बा पड़ जाएगा। ये पूरे गोपालगंज के लोग जानते हैं, पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है, जो भी उनको नज़दीक से जानता है, खास करके यादव समाज के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। तो फिर भी यादव समाज उनकी तरफ जुड़ा हुआ है, यादव समझ कर, और यादव को वोट पाने के लिए मतलब यादव उन्होंने लगा लिया। अब वो यादव कार्ड खेलते रहते हैं, अपनी जाति कार्ड खेलते हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन पूरा यादव समाज उनके साथ यदि जुड़ता तो राम कृपाल जी भाजपा से कैसे लगातार जीतते। आज विधानसभा अध्यक्ष बने हुए हैं नंद किशोर यादव जी, नित्यानंद राय जी केंद्र में गृह राज्य मंत्री बनाया गया है, तो ऐसे ही उनके साथ कोई वोट बैंक नहीं है, ऐसे ही बनाया गया है। उजियारपुर लोकसभा में देखिए कितने यादवों की संख्या है और वो लगातार जीत रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सब लोग उनको थोड़ी नेता मानते हैं या सब लोग उनके साथ थोड़ी खड़े हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो समाज में जाति के नाम पर नहीं विकास के नाम पर बदलाव चाहते हैं, जो विकसित बिहार की परिकल्पना करते हैं, विकसित भारत बनते देखना चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं, वो लोग एनडीए के साथ हैं। तेजस्वी यादव को लेकर और भी बयान आ रहा है। हाल ही में मैरिन ड्राइव पर उन्होंने डांस किया था कुछ लड़कों के साथ में, उसको लेकर आपने काफ़ी ऑफेंड किया और छपरी बोल दिया। देखिए, वो तो व्यक्तिगत उनका एंटरटेनमेंट है, लेकिन अब नाचने गाने का समय नहीं है उनका। और जो निश्चिंत होकर, निर्भीक होकर रात में जो ये 10-12 बजे जो नाच रहे हैं, वो भी जो नीतीश जी को और एनडीए को जो पानी पी पी कर कोसते हैं, ये एनडीए के शासनकाल में ही इतने निर्भीक होकर रात में नृत्य कर रहे हैं इतने बड़े नेता। नहीं तो इनके पिताजी और माताजी के शासनकाल में तो रात को, शाम को 6 बजे ही घूम घूम कर नक्सली लोग दरवाज़ा बंद करवा देते थे कि अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। तो ये स्थिति थी।
और अब चूंकि इनको अपने भीतर थोड़ी परिपक्वता लानी चाहिए। और ये वास्तव में जो 4-5 वो फटे हुए जीन्स और इधर भूरा बाल, तो इधर से बाल मुड़ा हुआ, इधर बड़ा बड़ा वाला, वो 5 को जो लड़का दिख रहा है उसमें एक भी संस्कारी लग रहा है क्या जो साथ में है? एक भी वैसा लड़का लग रहा है जो देखने में कभी लगे कि नहीं भाई? तो इनको भी उनके जैसा छपरी नहीं बन जाना है। ये नेता हैं, कहते हैं कि हम कल मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ये खुद ही अपने आप को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किए हैं। सहयोगी दल नहीं कहती है, कभी कांग्रेस वाले ने कहा? किसी ने नहीं कहा। ये खुद कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। तो भाई मुख्यमंत्री के लायक आपको धीर गंभीर बनना पड़ेगा। छपरी बोल रहे हैं तो आपको डर नहीं लग रहा है कि जो बिहार का यूथ है, जो रील्स बनाता है, जो इंस्टाग्राम चलाता है, वो आपसे नाराज हो जाएगा कहीं ना कहीं? आपको नहीं, तो राजनीति पर आपका असर पड़ेगा इस बिहार के राजनीति में सब छपरिये लोग थोड़ी खाली बनाता है रील्स। छपरी मतलब क्या? हम लफुआ बोल रहे हैं साफ साफ। जो सड़कों पे फटा हुआ जीन्स और ऐसे करके चलेगा उसको क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा उसको? जब बाइक ऐसे ऐसे घुमाएगा उसको क्या बोलिएगा? भाई सभ्य समाज में आप जी रहे हैं, बिहार में जी रहे हैं, भारत के आप रहने वाले हैं, तो सभ्यता के साथ रहिए ना। आप ऐसे आचरण कीजिए कि आने वाली पीढ़ी आपको देखकर आपका अनुगमन करे और वो अच्छा रास्ता अपने। ये नहीं कि आप अपने यहाँ तक चूते हुए पैंट पहन रहे तो वो नीचे तक पहनेगा। तो हर चीज़ का एक अपनी संस्कृति होनी चाहिए, अपनी सभ्यता होनी चाहिए। इसका अनुकरण अनुगमन आपका आने वाला पीढ़ी करेगा, आपका बेटा करेगा, आपका छोटा भाई करेगा, आपका पड़ोसी करेगा, तो आपको जो वीडियो देखेगा वो करेगा। तो ऐसा वीडियो बनाइए, ऐसे रील्स बनाइए कि जिसको देख कर लोग कहे कि नहीं संस्कारी है और ये हमारे समाज में एक अच्छा संदेश दे रहा है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके क्षेत्र में आशुतोष कुमार को बहुत लोग जानता है, काफ़ी युवा सपोर्ट करता है, तो उनके मन में भी ऐसा कुछ ना आ जाए कि आप क्लियर कर दे कि क्या? नहीं, जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं वो इस प्रकार के लोग हैं ही नहीं। जो लोग भी सपोर्ट करते हैं वो जानते हैं हमारे नेचर को, और जो लोग भी सपोर्ट करते हैं वो जानते हैं कि हम लोग अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कार से, अपने आचरण से कभी भी समझौता करने वाले लोग नहीं हैं। और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा समाज पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़े और दिखावा की तरफ जिए कि भाई किसी की माँ बहन को लेकर कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं रोड पर सिगरेट फूंक रहा है, कोई कहीं नाच रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। ये नहीं, एक सबकी एक अपनी मर्यादा होनी चाहिए, एक अपना स्थान होना चाहिए और समाज में उस हिसाब से जीना चाहिए कि लोग एक सम्मान की नज़र से देखें। तेजस्वी यादव पर इतना भड़के क्यों रहते हैं? नहीं, हम भड़के कहाँ रहते हैं? हम भड़के नहीं रहते हैं। कभी कभी वो खुद ही ऐसा काम कर देते हैं कि लोगों को लगता है कि भाई क्या यार, कहाँ मुख्यमंत्री बनने के लायक व्यक्ति है। हम भड़के नहीं रहते। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है, मेरा थोड़ी चारा चुराए हैं। जिसका चुराए हैं वो लोग भड़केगा, गाय भैंस भड़केगा, हम काय भड़केंगे? आपका गाय भैंस नहीं था उस टाइम? भाई हम लोग तो अपने गाय भैंस रखे हुए हैं, तो अपना चारा जिसका चारा चुराए हैं वो लोग न भड़के। बिहार के राजनीति में माँ बहन गाली गलौज की एंट्री हो चुकी है, तो क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में जो एंट्री हुई है, गाली गलौज, माँ बहन की गाली हो रही है, इससे बिहार का विकास होगा? गाली गलौज बिहार की बिहार बदनामी बनाएगा? हो रही है। ये बिहार ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि। जब आप गया जी में जाएंगे तो देखेंगे पूरी दुनिया में आप कहीं भी रह जाएं, लेकिन अपने मरे हुए बाप दादों को श्रद्धा से जल देने के लिए आपको बिहार में ही आना पड़ेगा, गया जी में ही आना पड़ेगा, तभी आपके पितरों को जल मिलेगा। तो आप समझिए कि औरंगजेब के समय में भी जब शाहजहां अपने पिताजी को, औरंगजेब ने जैसे ही गद्दी मिली 14 वर्ष की उम्र में, औरंगजेब को शासक बना दिए थे शाहजहां और पूरे भारत का राजा बन गया था। वो इतना क्रूर था कि जिस बाप ने 14 साल की उम्र में शासक बनाया, उसी बाप को हाथ पकड़ के कैद में डाल दिया और एक लिमिट से पानी देता था कि इतना ही पानी आपको रोज पीना है, उससे ज़्यादा पानी भी नहीं मिलेगा। शाहजहां कवि थे, उनको लिखने का शौक था, तो वो लिखते थे। उन्होंने लिखा था कि जन्मत ही लखदान दियो अरु नाम रखियो नौरंग बिहारी, बाल ही ते प्रतिपाल कियो अरु देश मलुक दियो दल भारी, सोसुत बैर बुझे मन में धरि हाथ दियो बंदसार में डारी, शाहजहां बिन रहे हरिसो बलिराजीव नैन रजाए तिहारी। मतलब कि 14 साल जन्मत ही लखदान दियो, तुम्हारे जन्म लेते ही हमने लाखों दान दिए, और नाम रखियो नौरंग बिहारी। औरंगजेब का बचपन का नाम था नौरंग बिहारी।
जन्मत ही लखदान दियो, अरुनाम रखियो नौरंग बिहारी, बाल ही ते प्रतिपाल कियो, अच्छा पालन पोषण किया, और देश मुलुक दियो दल भारी, और 14 साल की उम्र में हमने देश का मालिक बना दिया। सोसुत बैर बुझे मन में, वो बेटा अपने मन में मेरे प्रति बैर रखता है। धरी हाथ दियो बंदसार में डारी, शाहजहां बिन रे हरिसों, शाहजहां उसमें हरि को याद कर रहे हैं। बलिराजीव नैन रजाए तिहारी, उनको बता रहे हैं कि देखो जिस तुम धरती के राजा हो, उस धरती पे लोग अपने मरे हुए बाप दादों को भी पितृपक्ष में गया जी में जाके श्रद्धा से जल देते हैं, और तुम अपने जिंदा बाप को तड़पा रहे हो। तो ये हमारे बिहार की संस्कृति है, और इस संस्कृति पर चोट पहुंचाया गया है, ये धब्बा लगाया गया है, ये बहुत गहरा आघात पहुंचा है, और इसको मिटाने में बहुत समय लगेगा। न जाने कांग्रेस और राजद की कितनी पीढ़ियां बीत जाएंगी माफ़ी मांगते मांगते, फिर भी माफ़ी नहीं मिलेगा, बिहार के लोग माफ़ नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि फिर से बिहार को उस प्रोग्रेस में जो पहले था, जो सम्मान था, उसको कैसे लाया जा सकता है? आपने जो बातें कही तो आप समझिए कि अंदर तक वो टच करने वाली कितना बात है। पीड़ा है ये देखकर आपके अंदर कि बिहार को इतना बदनाम हुआ है, बिहार इतना बदनाम वो हुआ है। भीतर तक टच करने वाली बात है, जो कि हम लोग जब दूसरे राज्यों में जाते हैं तो देखते हैं, हम लोग तो जाते हैं तो मान लिए अपने समर्थक लोग माला पहनाते हैं, जयकारी लगाते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन बाकी बिहारियों का जो अपमान देखते हैं तो वो लगता है कि 15 साल लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में जो बिहार को लेबर की फैक्ट्री बनाया गया, सारे फैक्ट्री इंडस्ट्री बंद कर दिए गए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिया गया, बिजली सड़क सबकी व्यवस्था खत्म हो गई, नक्सलवाद को बढ़ावा दिया गया, केवल नरसंहार, लूट, अपहरण, डकैती, बलात्कार, जिधर देखिए वो इधर बस इसी तरह का चित्कार मचा रहता था। और हमने बहुत नज़दीक से देखा है वो शासनकाल, जब चूँकि मेरे गांव के बगल में ही सब वो सब जितना नरसंहार वाला गांव है, बाथे, सनारी, बारा, चौरम, अहिरा, रामपुर, शंकर बिघा, मियाँपुर, दलेलचक, सब वही आसपास में, सब 20-25-50 किलोमीटर के अंदर में। तो हमने देखा है बहुत नज़दीक से कि क्या स्थिति थी उस समय, और वो जो गड्ढा खोद दिए बिहार के विकास में लालू जी और राबड़ी जी, पिछले 20 साल से नीतीश जी भर रहे हैं। नीतीश जी ने कभी कोई अपना बिल्डिंग नहीं बनाया, कभी कोई घर ज़मीन नहीं खरीदा, अपने बेटे को राजनीति में नहीं लाया, किसी को नौकरी के बदले ज़मीन नहीं ले लिया, कोई घोटाला नहीं किया। नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर इस तरह का कोई आरोप नहीं है। वो केवल और केवल अपने सोशल इंजीनियरिंग या जो भी इंजीनियरिंग है, जो भी बुद्धि थी, उसका इस्तेमाल बिहार के विकास के लिए किया। तब जाकर ये 20 साल में उनके खोदे गए खड्डों को भरते भरते आज आपको सड़क, बिजली, डबल डेकर पुल, मेट्रो, ये सब जो दिख रहा है, नक्सल मुक्त बिहार, ये सब हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि केंद्र में एनडीए की सरकार रही, यहाँ इसकी सरकार रही, तो निश्चित रूप से बिहार हमारा श्री बाबू वाला बिहार फिर से बनेगा। जब आप ये बात कर रहे हैं कि नीतीश बाबू ने समतल बनाया है सब कुछ करके, गड्ढे भरे उन्होंने, तो उस पर एक सवाल आता है कि शराबबंदी हुआ, लेकिन जहाँ भी जाओ लोग बोलते हैं शराब चारों तरफ बिक रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप कि क्या कंट्रोल नहीं कर पाए? देखिए एक चीज़ है, जनता को भी सपोर्ट करना होगा ना, इसके लिए जनता को भी सपोर्ट करना होगा। और शराबबंदी कोई गलत तो स्टेप तो था नहीं। शराबबंदी तो किसी के लिए भी, मतलब कोई अच्छा व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो गलत स्टेप है। हाँ, लोगों ने जिस हिसाब से, जिस उम्मीद के साथ में आदरणीय नीतीश जी ने उसको लागू किया, लोगों का समर्थन नहीं मिला उस हिसाब का, और लोग उसको एक दूसरे धंधा के रूप में, जो जिनके भीतर लोक लज्जा नहीं, जिनके भीतर जेल जाने का डर नहीं, जिनको बदनामी की डर नहीं, वो लोग इसको एक कमाई का जरिया बनाने लगे और दूसरे तरीके से इसका इस्तेमाल होने लगा। लेकिन शराबबंदी एक अच्छा स्टेप था नीतीश जी का, जो कि बिहार के हित में था। भाई ऐसा तो है नहीं कि नीतीश जी का, उसका व्यक्तिगत नीतीश जी का कोई भला हो जाता है इससे। बिहार के लोगों का भला होता है, जिनका जीवन शराब पी के बर्बाद हो रहा है, जिनका घर परिवार टूट रहा है, जिनके यहाँ रोज़ हज़ारों रुपए के लोग दारू पी जा रहे हैं, लेकिन 100 रुपया का सब्जी लेके घर में नहीं पहुँच रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो उन सबों का घर और परिवार की स्थिति अच्छी हो जाती, इस सोच के साथ में नीतीश जी ने इसको किया। और यदि बिहार के लोग आज भी साथ दे, आम जनता साथ दे,
और प्रशासन के लोग ईमानदारी पूर्वक इस पर काम करें तो आज भी ये सबसे अच्छा निर्णय हो सकता है। थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा आपके जर्नी को लेकर कि आप राजनीति में कई सालों से हैं, तो क्या सोचकर राजनीति की तरफ एंट्री की? क्योंकि आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, नॉलेज है आप में, बिहार के बारे में जानते हैं, तो फिर राजनीति में आने का क्यों फैसला लिया? देखिए, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये संस्कार घर से मिला है बात करने का। मेरे पिताजी विद्वान आदमी हैं और धार्मिक प्रोफेशन करते हैं, चारों वेद 18 पुराण कंठस्थ है और ये उन्हीं का संस्कार है मेरे भीतर। मैं तो 16 साल 2 महीने में चला गया था आर्मी में। ये भी मैं सुना था। सेना में जाने के बाद हमने डिस्टेंस से ही 12th किया और डिस्टेंस से ही ग्रेजुएशन किया। तो मुझे बहुत ज़्यादा तो JNU और DU में पढ़ने का मौका नहीं मिला, क्योंकि घर की ऐसी स्थिति थी। साधारण परिवार के लड़कों में क्या होता है, 10th पास होते ही पहले सरकारी नौकरी लग जाए। तो हमारी भी स्थिति घर की यही थी कि घर परिवार चलाना मुश्किल था, तो 4 बीघा ज़मीन के अलावा कुछ नहीं था। तो पहली प्राथमिकता थी कि 10th पास करते पहले 16 साल में लोग भर्ती होते थे, तो 16 साल 2 महीने की उम्र में ही ये मेरा सौभाग्य कहिए कि देश सेवा करने का मौका मिल गया। और उसमें भी 6.5 साल, 8.5 साल में 6.5 साल जम्मू कश्मीर में रहने का मौका मिला। बारामूला में, पुंछ में, रजौरी में, मेंढर में, उड़ी में, इन सेक्टरों में हमने। तो ये मेरा शौक़ भी था कि हम देश के लिए कुछ करें। स्वेच्छा से सेना में गया और स्वेच्छा से ही सेना को त्याग कर भी 8.5 साल मुझे लगा कि मेरे हिस्से में जितनी किस्मत में थी देश सेवा हमने कर ली, अब समाज के लिए कुछ करना है। तो आते ही हमने देखा कि सभी जाति के लोग अपना अपना एक संगठन बनाए हुए हैं, जिसके बैनर तले लोग अपने आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक उत्थान की बात करते हैं। तो हमने भी एक बनाया और शुरुआत में तो लोगों का कटाक्ष भी सुना, हंसी का पात्र भी बना। लोग कहते थे कि अरे कहाँ बाबा ने बैंक को एक करने चल दिए हुई, कहियो एक होगा। लेकिन संघर्ष करने से कुछ भी संभव है, ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया जाए तो कुछ भी संभव है। नहीं कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो एक रस्सी से पत्थर पे निशान पड़ जाता है बार बार आने जाने से। तो दिमाग पे यदि एक ही बात डाली जाए तो क्यों नहीं चोट लगेगी, क्यों नहीं लोग समझेंगे। 5वीं क्लास की कविता भी याद है। और यही हुआ कि बगैर 4 आना अपने जेब से खर्च किए, यही लालू प्रसाद जी होटवार जेल में थे, कोई मिलने गए थे उनके करीबी, वो हमसे बता रहे थे कि 2019 में जब गांधी मैदान में हमारी रैली हुई, 2 लाख से ऊपर लोग पहुंचे समाज के, उस समाज के जिसको अति बुद्धिजीवी कहा जाता है, जिस समाज में कहा जाता है कि कार्यकर्ता इसमें नहीं पैदा लेता, केवल नेता पैदा लेता है। लालू प्रसाद जी ने अपने करीबी व्यक्ति से कहा, औरंगाबाद जिले के हैं, हमसे बाद में बता रहे थे कि लालू जी कह रहे थे कि अरे वो आशुतोष कुमार है, बहुत पैसा वाला है क्या, इतना भीड़ कैसे भूमिहार, इतना कैसे आ गया, आज तक कभी भूमिहार इतना एक जगह आया है, लगता है कि सबको पैसा दे दे के लाया। जबकि ये हकीकत है कि हम पैसा देने में सक्षम भी नहीं है, और सक्षम होते भी तब भी नहीं देते। हम अपन बेटा के बाराती में जाने के लिए थोड़ी बुला रहे थे लोग को, उनके अधिकारों के लिए उनको संगठित कर रहे थे। अपने जेब से पैसा खर्च करके लोग आए, तब ने समझ में आया कि भाई अपने अधिकार के लिए जा रहे हैं। और 4 आना भी अपने जेब, हाँ पसीना बहाया, 6 महीने तक घर वापस नहीं गया था। 6 महीने तक इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, पूरे बिहार का भ्रमण करते रहे। और यही हुआ, कोई ट्रेन से, कोई बस से, कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई 4 व्हीलर से, कोई फ्लाइट से, जिससे जैसे बन पाया लोग गांधी मैदान पहुँचे। और पटना का कोई ऐसा बड़ा सभागार नहीं जिसको हमने आज तक भरा नहीं। जो असंभव था उसको संभव कराया। और जो लोग परहेज करते थे मंचों से इस समाज का नाम लेने से, आज वो खुलेआम कहते हैं। तो इसका सार्थक परिणाम भी देखने को मिला कई जगह आपको। तो अब उसके बाद सामाजिक जीवन में आए, 5-6 वर्षों तक, 7 वर्षों तक संगठन चलाया। लोगों का हुआ कि भाई इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारा पावर तो नेताओं के पास है, सब पावर तो विधानसभा लोकसभा में है, तो आप सड़कों पे आंदोलन करते रह जाएंगे, क्या होगा। तो आप राजनीति से जुड़िए। तो हमने पार्टी बनाई, 2020 में 47 विधानसभा से चुनाव भी लड़वाया। अपेक्षा के हिसाब से सफलता नहीं मिली। लोग कहते थे कि बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं आशुतोष जी, हमारे सुख दुख में सबसे पहले आने वाले आप हैं। लेकिन
आपका उम्मीदवार जीतेगा नहीं और आपको यदि वोट दे देंगे तो बीजेपी या एनडीए के लोग हार जाएंगे, और हम उस पार्टी को फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहते हैं जिस पार्टी के लोग जीत जाएंगे। न चाहते भर में भी कई सीट हमारी वजह से हार जीत का कारण बने, जैसे बोधगया सीट हो गया, जैसे शेखपुरा सीट हो गया, जैसे बरबीघा सीट हो गया, कई ऐसे सीट है हमारी वजह से हार जीत हुई, हमारी वजह से लोग जीते, हमारे उम्मीदवारों की वजह से लोग जीते। मुझे ये रियलाइज़ हुआ बाद में कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग वोट काट के, और हम एक राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्रभक्त और सनातन प्रेमी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और एक वैसी पार्टी को हम फ़ायदा पहुंचा दे रहे हैं जिसने अपने सत्ता के लिए तमाम जाति के लोगों का नरसंहार करवाया, और उस दल को अपने साथ गठबंधन में रखे हुए है, जो दल जिसको सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल कहा जाता है, जो नक्सलियों के पोषक हैं, राजनीतिक पोषक, और वो नक्सली दंतेवाड़ा जैसे इलाकों में एक एक दिन में हमारे 45 और 50 जवानों को शहीद कर देते हैं आईडी लगाकर। उन देशद्रोहियों को न चाहते भर में भी फ़ायदा मिल जाता है। इसलिए हमने ये काफ़ी विचार करने के बाद पार्टी का विलय भाजपा में किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे चलने का निर्णय लिया। और जो हमारा संगठन, जो मातृ संगठन है भूमिहार ब्राह्मण एकता में, वो निरंतर पहले की भांति अपना काम करता रहेगा। थोड़ा सा मैं अपने स्ट्रगल को समझना चाहूँगा, ताकि जो लोग जानते होंगे तो जानते ही होंगे, जो नहीं जानते होंगे भी पता चल जाए, और मुझे भी पता चल जाए कि जब आपने इस पार्टी को, आपने कहा कि एक ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच का शुरुआत किया, लोग आपको ताना मारते थे, पीछे से बोलते होंगे, ताना मारते होंगे, आपका मन अपसेट होता होगा, घर से भी मम्मी पापा बोलते होंगे क्या कर रहे हो। होशियार लोग बहुत है ना इसमें, ज्ञानी लोग बहुत है इसमें, तो अलग अलग लोग डायलॉग मारते थे, यार इसमें कोई नेता है, कार्यकर्ता है इस जात में, किसको जोड़िएगा, सब तो नेते हैं, अरे 52 बैंक के कभी पंचायती हुआ है, कहाँ आप जोड़ लीजिएगा, मैंने इस तरह के डायलॉग लोग मारते थे। तो मेरा मनोबल टूटता नहीं था। शुरू से ही मेरी आदत रही है कि जब जब विरोधी जोर लगाते हैं ना, या मेरे ऊपर कटाक्ष करते हैं, या इस तरह से मुझे पैर खींचने का या गिराने का प्रयास करते हैं, हम उतने ही ज़्यादा और मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं। ये शुरू से ही रहा है। नहीं तो अब तक तो कितने लोग आए इस समाज को जोड़ने के लिए और थक हार के सब लोग बैठ गए, टिक नहीं पाए लोग। घर से पिताजी का सपोर्ट पूरा था कि जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो? ये केवल पिताजी, माताजी, भाई, पत्नी, इनका सपोर्ट यदि न होता तो शायद हम इसमें नहीं बढ़ पाते आगे। सब लोगों ने बहुत परेशानियां भी झेली, बहुत तरह की बातें सुनी, बहुत कुछ सहा, बहुत तरह के कटाक्ष सुने, क्योंकि सब लोग सोशल मीडिया जुड़ा हुआ है आज के डेट में। अपने ही लोगों का मजाक देखा उड़ाते हुए, अपने लोगों के द्वारा कटाक्ष सुना, अपने लोगों के द्वारा अब शब्द भी सुना। तो बावजूद इसके पिताजी हमारा हौसला बढ़ाते रहे, माताजी हौसला बढ़ाती रहीं, भाई साथ देता रहा, पत्नी हमारा बहुत ज़्यादा साथ देती रही, और इन सबों का परिणाम हुआ कि आज हमारी ये पहचान है कि एक साधारण सा सिपाही, एक साधारण परिवार का लड़का, जिसका ना कोई औद्योगिक बैकग्राउंड है, ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, बावजूद इसके इस देश में पहचान का मोहताज नहीं है। क्योंकि आमतौर पे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आर्मी के अंदर जो आपने डिसिप्लिन सीखा था उसका वो मुझे बहुत काम आया। वो मुझे बहुत काम आया, और इसलिए काम आया क्योंकि आर्मी में हमने सीख लिया कि यदि जोता हुआ खेत में भी रात बिताना हो ना, जोता हुआ खेत में जिसको जोत दिया जाता है, इतना बड़ा बड़ा पत्थर नहीं, उसमें भी हम रात बिता सकते हैं। आज भी हम बहुत लग्जरी जीवन नहीं जीना पसंद करते हैं। हाँ, अब गाड़ी तो चाहिए चलने के लिए, घर तो एक चाहिए रहने के लिए, हमें बहुत लग्जरी जीवन पसंद नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि ट्रेन से चले जाएं दिल्ली, हाँ, लेकिन अब ऐसा है कि आज जाना है, कल वहाँ पे काम है, इंटरव्यू है, कार्यक्रम है, कल फिर वापस आना है, तो मजबूरी है, फ्लाइट जाना होगा। हम आज भी चाहते हैं कि हम बिल्कुल साधारण जिए और साधारण तौर पे ही रहें, साधारण ही बने रहें, ताकि आम लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं ना, कभी उनको ये भेदभाव वाले फीलिंग नहीं हो, कभी उनको ये एहसास ना हो कि भैया बड़े हो गए और हम छोटे हैं। हम सब दिन उनके जैसा बन के रहना चाहते हैं, उनके बीच का बन के रहना चाहते हैं। और इंसान को क्या चाहिए, कभी किसी की ज़रूरत पूरी हुई है क्या? ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। अनिल अंबानी भी, मुकेश अंबानी भी सोचते होंगे कि हम मार्क जुकरबर्ग के बराबरी कर लें। मार्क जुकरबर्ग सोचते होंगे कि हम वो ट्विटर के मालिक के बराबरी कर लें।
तो ये जो इच्छाएं हैं ना वो अनंत है। होड़ लगी रहती जो साइकिल से चल रहा है उसको मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल वाले को कार चाहिए, कार वाले को हेलीकॉप्टर चाहिए। जीवन जीने के लिए पर्याप्त चीज़ें जितनी चाहिए उतना में जीवन जिया जाए। और यदि भगवान की दया से उससे अधिक संपत्ति आपके पास है, आपने कमाया है, तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा में लगाई जाए। ये हमारा सोच है, ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारे गुरु ने सिखाया हमें। और इसमें हमारे गुरु का भी ये पिछले 2 वर्षों के भीतर, मेरे भीतर 2 वर्षों के अंदर काफ़ी बदलाव भी आया है। और हमने अपना गुरु का वर्ण किया है। और मेरे गुरु भी आज देश दुनिया में बहुत लोगों का जीवन बदले हैं वो। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि वैसा गुरु मैंने अपने जीवन में पाया। और हमारे इसी जीवन काल गुरुजी का में थोड़ा नाम बता दीजिए। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज, हमने उनसे दीक्षा ली है और वृंदावन में रह के दीक्षा ली है उनसे दीक्षा लिया आपने? जी। वाह। मैं इसलिए सब पूछ रहा हूँ ताकि आप एक यूथ से जुड़े हुए हैं और यूथ आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में आपको काफ़ी सपोर्ट करता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको यूथ लीडर की तरफ से एक नज़र से देखा जा रहा है, देखा जाएगा, ताकि उनके बीच में भी पता चले कि आपने कितना स्ट्रगल क्या क्या रहा है, मुझे भी पता चले और उनको भी पता चले। अभी जैसा आपने कहा कि गाँव से मतलब माता पिता से संस्कार मिला है, आपके यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक तुलसी माला, तो तुलसी माला धारण किया ये आपने? गुरुदेव ने दिया, ये गुरुदेव ने दिया। बहुत लोग, उन्होंने कहा कि लोग आजकल शर्माते हैं कि हम तुलसी माला पहने, हम ये तिलक क्यों लगाएं, लोग क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब आपको बाहर जाने में शर्म नहीं आती, शराब पीने में शर्म नहीं आती, हाथों में सिगरेट लेके रोड पे चलने में शर्म नहीं आती, तो ये तुलसी धारण करने में और ये तिलक लगाने में शर्म क्यों आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, ये हमारे सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि, संक्षेप में बता देता हूँ 2 मिनट। ये जैसे स्ट्रीट डॉग एक होता है, चलता फिरता सड़क पे कुत्ता, कोई भी उसको लात मार देता है, कोई भी उसको डंडा मार देता है, लेकिन जिस कुत्ते के गले में पट्टा बंधा हो उससे कोई हाथ लगा के जरा देख ले, उसका मालिक उसके लिए देखिए क्या कर देगा। तो ये जो है लगा हुआ, ये प्रतीक है कि हमारा कोई मालिक है, हम किसी के हैं पालतू, हमारा कोई मालिक है, वही सब भरण पोषण कर रहा है। और ये जो तिलक है, ये वृंदावन का रज है, वहाँ की मिट्टी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया है, जहाँ रास किया है, जहाँ महारास किया है, जहाँ खेला है अपने सखाओं के साथ में। उस मिट्टी से उनको बहुत प्रेम है और उस मिट्टी को मस्तक पे धारण करते हैं। साधारण चंदन नहीं है ये जी नहीं। क्या बात है। अभी आप तो फिर नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं खाते होंगे? जी नहीं, कुछ नहीं, पूरे परिवार में कोई नहीं। तो आप क्या कहेंगे आज के युवाओं को जो आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ जुड़ना चाहता है, या फिर अपने करियर में आगे बढ़ना जीवन चाहता है? में सब कुछ हासिल कीजिए, 2-3 चीज़ों को जरूर शामिल कीजिए, एक संस्कार, एक धर्म, और दूसरा माँ बाप की सेवा, चौथा ज़रूरतमंदों की मदद। पैसे वाले बहुत लोग हैं, हमने देखा है कि उड़ाते हुए, अय्याशी करते हुए, लेकिन जहाँ ज़रूरतमंद को 10 रुपये देने की बारी आएगी तो वहाँ से लोग शीशा चढ़ा लेते हैं, नज़र नहीं मिलाते, देखना नहीं चाहते। कोई ज़रूरी नहीं कि पैसा दीजिए, आप भोजन दे सकते हैं, आप वस्त्र दे सकते हैं, आप कपड़े दे सकते हैं, किसी की दवाई करवा सकते हैं, किसी को हॉस्पिटल पहुँचा सकते हैं, और ये कर्मा लौट के आएगा, ये मिलना चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम एक पीड़ित हृदय को शीतलता महसूस होगी और आपको हृदय से आशीर्वाद जरूर देगा। और आप यदि आप महसूस कीजिएगा, आपका थाली परोसा हुआ है, सामने कोई बिल्कुल भूखा व्यक्ति आ जाए, आप उसको खिला दीजिए। 5 स्टार होटल में भोजन करने के बाद वो आनंद नहीं आएगा जो आनंद उस भूखे को भोजन कराने के बाद आएगा। तो ये करना चाहिए। दूसरा कि अपने धर्म से जुड़े रहिए। आजकल के युवा धर्म से दूर जा रहे हैं, धर्म से नहीं जुड़ेंगे तो हमारे पूर्वजों की पहचान रही है। ये भारत भूमि ऋषि की भूमि कही जाती है, साधु संतों की भूमि मानी जाती है। यहीं राम पैदा लिए, यहीं कृष्ण पैदा लिए, यहीं परशुराम पैदा लिए। तो ये भूमि देव भूमि है और यहाँ सब कुछ करते भर में हम सनातन से जुड़े रहें, अधर्म की प्रवृत्ति को न बढ़ाएं, धर्म को आगे बढ़ाएं, अपने सनातन पर गर्व करें
और जब भी हमारे देश और हमारे धर्म पर कोई हानि पहुँचे और कोई उस पर उंगली उठाए, गलत निगाह डाले, वहाँ सर कटाने और सर काटने के लिए भी आपको तैयार रहने की जरूरत है। माता पिता को कभी अपमानित नहीं करें। जिस तरह से आप बच्चे थे तो माता पिता ने आपकी सेवा की, तो जब वृद्ध हो जाते हैं तो लोग वो भी बच्चा समान हो जाते हैं, उनका भी सोच या एक्टिविटी बच्चों जैसा हो जाता है। तो जब वो भी बच्चे हो जाएंगे, वो भी बूढ़े हो जाएंगे, तो आपकी सेवा की बारी आएगी। और यही चीज़ आपको रिटर्न में मिलेगा। जब आपके बच्चे आपको माता पिता की सेवा करते नहीं देखेंगे, तो ये उम्मीद कभी मत रखिए कि मेरे बच्चे बड़े होकर मेरी सेवा करेंगे। माता पिता की सेवा कीजिए, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियाँ देखें कि भाई हमारे पिता ने या हमारी माता ने किस प्रकार से अपने सास ससुर का या माता पिता की सेवा की है। उसी प्रकार से फिर आपको भी वही रिटर्न मिलेगा। नहीं तो जो बचपन से देख रहे हैं कि मेरे पिताजी तो मेरे दादाजी को अपमानित करते रहते हैं, मेरी दादी को गालियाँ देते हैं, तो कल के डेट में आपको भी वही देखने को मिलेगा। आखिरी सवाल होगा, एक दो सवाल हो गए राजनीति से जुड़ी, मैं थोड़ा सा ऐड करना। मनीष कश्यप, आप काफ़ी सपोर्ट करते थे उनको जब वो जेल गए थे, अभी उन्होंने पार्टी चेंज कर दी है, तो अभी भी आप लोगों का सपोर्ट साथ में है या फिर अलग हो गया है? नहीं, देखिए, वो हमें भैया कहते हैं और हम भी उनको छोटा भाई के तौर पे ही माने हैं। पार्टी अलग हो जाने से दिल अलग नहीं हो जाता है। उनको हम सब दिन छोटे भाई के रूप में मानेंगे। हमने एक सलाह उनको दी थी, वो बुरा लग गया उनको। हमने उनको कहा था कि कहीं भी जाइए गंभीरता से। किसी मीडिया वाले ने सवाल किया था, बाद में उनका जवाब देखा तो मुझे लगा कि शायद उनको बुरा लग गया। हमने कहा कि कहीं भी जाइए तो गंभीरता के साथ, धीरता के साथ धैर्य रखिए। तत्काल कुछ नहीं मिलता है। हम जिस पार्टी से जुड़े और जिस पार्टी से उम्मीद रखें कि हमें बहुत कुछ देगा, ये विधायक बना देगा, सांसद बना देगा, मंत्री बना देगा, तो पार्टी भी तो आपको परखेगी ना कि भाई इसके भीतर कितनी क्षमता है, धैर्य कितना है इसके भीतर, कितनी गंभीरता है, कितना दिन ये बिना पद का भी, बिना कुछ दिए भी ये पार्टी के साथ खड़ा रह सकता है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। क्या रिएक्शन था आपके जवाब का? उनका रिएक्शन क्या आया था? वो कि वही कह रहे थे कि भैया हम उनको बड़े भाई मानते हैं, उनके भीतर हमारे भीतर धैर्य नहीं है, भैया को शुभकामनाएं, वो धैर्य रखें, धैर्य रखें। वो 5 बार धैर्य धैर्य कर रहे थे, तो हमको लगा कि धैर्य वाला सलाह बुरा लग गया। तो उसके बाद कभी बात नहीं हुई? नहीं, फिर तो इधर हाल फिलहाल में बात नहीं हुई हमारी। तभी कभी अगर मिलना हो जाता है तो आप उनको समझाएंगे कि नहीं, या फिर अब क्या सलाह देंगे? जब यदि बात बुरी लगे तो फिर सलाह क्या देना? बात बुरी लगे तो सलाह नहीं देना। हम कोई वैसा काम भी नहीं करते हैं कि हमको किसी से मिलने में कभी नज़र झुकाना पड़े। हम कभी जीवन में ऐसा काम नहीं किए कि कभी किसी के सामने बैठे तो मुझे नज़र नीची करके बात करनी पड़े। तो नज़र मिला के बात करेंगे। और उनको यदि लगेगा कि जीवन का अनुभव उनसे ज़्यादा है, राजनीति का अनुभव उनसे ज़्यादा है, समाज का अनुभव ज़्यादा है, हमने उनसे ज़्यादा चप्पल राजनीति में घिसा है, तो एक भाई के नाते वो हमसे सलाह ले सकते हैं। आखिरी सवाल होगा कि आशुतोष कुमार अपने आप को राजनीति में कहाँ देखते हैं? और फिलहाल अभी तो विधायक का इलेक्शन आने वाला है, आप लड़ रहे हैं, आगे कहाँ तक देखते हैं, इस इलेक्शन में या फिर आगे 4 साल 5 साल बाद? देखिए, मैं खुद को कहाँ देखता हूँ उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं बिहार को कहाँ देखना चाहता हूँ, मैं अपने देश को कहाँ देखना चाहता हूँ, अपनी पार्टी को कहाँ देखना चाहता हूँ। तो पार्टी तो शीर्ष में है, अब बारी बिहार की है, बारी देश की है। तो मुझे तब खुशी ज़्यादा नहीं मिलेगी जब मैं विधायक या सांसद बन जाऊँगा, तब खुशी ज़्यादा मिलेगी जब हमारे बिहार के लोगों को सम्मान की नज़र से देखा जाएगा, जब हमारे बिहार के लोगों को अपमानित नहीं किया जाएगा, जब बिहार भी विकसित बिहार की श्रेणी में आ जाएगा, जब बिहार के लोग भी गर्व के साथ कहेंगे कि हम बिहारी हैं। ये हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है और उसके लिए हम अपनी पूरी जीवनी लगा देंगे, जितना हमसे बन पाएगा हम उसके लिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत धन्यवाद आपको और आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार।